आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, अरे अरे अरे, साइकोलॉजी का आपका जो परीक्षा है वो होने वाली है 1 जून को। तो उसके लिए आई होप आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड बाकी सारी चीजें कर रहे होंगे अगर आपने फॉर्म भरा था तो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी संदर्भ में, इसी विषय के अंदर, कि जो है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में, कि आपको जो है अगले 10 दिनों में किस प्रकार से अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपने जो है फुल पोटेंशियल तक आपको पढ़ाई करनी है। और ये जो एग्जाम है इसको यहाँ पर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको ये मौका मिला है, इसको आपने यहाँ पर क्लियर करना है। बात करेंगे यहाँ पर कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं उसको भी चेक किया जाएगा, और फिर आपको कैसे सवाल अटेम्प्ट करना है, कैसे सवाल आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेबस डिस्कशन से संबंधित चीजों के बारे में भी। तो अगर आप ये आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं 1 जून को, 1 तारीख को, तो अगर आप ये लेक्चर, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखते हैं तो आपका इस परीक्षा को लेकर कुछ आपके चक्षु ज्ञान नेत्र जो भी है वो थोड़े बहुत खुलेंगे आपको, और आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी सहायता यहाँ पर आपको होने वाली है कि किस प्रकार से आपने जो है इस एग्जाम को लेकर अप्रोच करना है आगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख आपकी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज आपकी है 21 मई, और लगभग 10 दिन बचे हैं आपके पास जब आपकी परीक्षा होगी 1 जून को। 1 जून 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है। इस संदर्भ में आपको मालूम है कि 2 पेपर आपके होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो 2 पेपर होने वाले हैं दोनों ही कितने मार्क्स के होने वाले हैं? ये दोनों ही आपके होने वाले हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 सवाल होने वाले हैं यहाँ पर और 150 सवाल यहाँ पर होने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपके होंगे पेपर 2 के लिए, जहाँ पर आपका एबनॉर्मल, एजुकेशनल और जो करंट ट्रेंड्स वगैरह हैं वो पूछे जा रहे हैं। और जो आपकी जनरल साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी जो आपकी है, वहां पे आपको 150 सवाल यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 के अंदर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है यहाँ पर ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके 150 रहने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर जो है आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला है। उसी के साथ साथ ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहां से क्या चीज निकल के आ रही है कि पेपर 1 के अंदर आपको जो है 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे, जिसके अंदर क्या होने वाली है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसी के साथ साथ पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के अंदर भी आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और उसके अंदर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। और टाइम अलॉटेड कितना है आपको? टाइम अलॉटेड है आपको यहाँ पर 3 आवर्स ईच का। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही आपको बैलेंस करके चलना है, दोनों में ही आपको अच्छा स्कोर करना है। इस बात को आप ध्यान रखें, अगर आप कट ऑफ और वो सब चीजों के आगे ऊपर जाना चाहते हैं तो जितना अच्छे से, जितना बेहतरी से आप पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। पेपर आपका जो है ईजी आएगा, ईजी आएगा द सेंस आप इसको सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन कहानी कहाँ पे फंस जाएगी? कहानी फंस जाएगी आपकी यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो वहां पर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी है तो वो जो है आपको वहां पर आसान सवालों में भी आपसे गलती करा के आपको वो नीचे ले आएगी, और जिसका खामियाजा आपको यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड की गई है तो आपको यहाँ पर हाई अलर्ट में रहना है। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं वो लोग तो आपको अलर्ट रहना है कि आप गलती से भी किन सवालों पर टिक करें, किन सवालों पर टिक ना करें। वीडियो तो अंत तक बने रहिए, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम आपके पेपर पैटर्न के बारे में, कि सवाल आपके किस प्रकार से बनेंगे, उस संदर्भ में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, सवाल सेट करने की जो शैली है वो कैसी रहेगी? वो रहेगी आपकी अगेन जैसी आपकी आप देखते हैं पीवाईक्यू के अंदर। ठीक है, तो पीवाईक्यू के अंदर जिस प्रकार से प्रश्न सेट किया जा रहा है, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, अधिकतर केसेस में आपको इसी प्रकार के सवाल की जो शैली है ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। कुछ यहाँ पर आपके मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, जैसा लास्ट टाइम नहीं था। मैच द फॉलोइंग वाले आपके मतलब यहाँ पर आपको कर देंगे इस प्रकार से, तो आपको जो है मैच करना होगा यहाँ पे ए बी सी डी और 1 2 3 4 इस प्रकार का सवाल। देखिए कौन सा आने वाला है वो भी बता देते हैं आपको। मतलब जो सवाल रहता है ना कि सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के बारे में बात की, कॉग्निटिव के बारे में कौन बात कर रहे हैं, बंडूरा किसकी बात करते हैं, इस प्रकार का जो सवाल आता है आपका स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, उस संदर्भ में आपको इस प्रकार के सवाल देखने मिल सकता है आपके एग्जाम हॉल के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्क्स कितना है आपका, यहाँ पर 75 मार्क्स टोटल है यहाँ पे आपके। ठीक है, 75 आपके टोटल है यहाँ पर, इसका मतलब 0.5 आपको हर सवाल में मिलने वाला है, तो ये भी आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, ये आपका वो नेट एग्जामिनेशन नहीं है जहां पर आपको क्या होता है एक सवाल सही करने पे आपको +2 मिल जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ पे आपका एक एक सवाल 150 सवाल के 150 सवाल आपको जो है जांचेंगे, परखेंगे
और आपका प्रत्येक प्रश्न के अंदर टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कितना मिलने वाला है। भले ही हार्ड सवाल हो, भले ही आसान सवाल हो, आपको मिलने कितने वाला है, आपको मिलने वाला है केवल 0.50, ठीक है, यानी आधा नंबर ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हर सवाल पे आपको जो है गंभीरता से ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, और जो है उसको अपने पूरा दिमाग सूझबूझ लगाते हुए वहां पर आपको ट्राई करना है कि उस क्वेश्चन में आप गलती से मार्क ना करें, मिस ना करें, और आप जो है वहां पर क्या करें, आप सही आंसर के ऊपर ही टिक करें। नेट देखा जाए कंपेरेटिवली इजी होता है, +2 आपको मिल जाता है सही तुक्के लगाने पर भी, लेकिन यहाँ पर तुक्का ना लगाएं अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो। एल्स आपका जो स्कोर भले ही अच्छा आ रहा हो, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चलते आपका स्कोर जो है यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा आपने देखा था पुराने पेपर्स के अंदर, अपना जो पीवाईक्यू पेपर है उसको देखिए, उसके अंदर जिस प्रकार से आपका पैटर्न था ठीक उसी प्रकार से आपका पैटर्न यहाँ पर भी रहने वाला है। सवाल बस वो कहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, यानी पेपर कहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन सवाल पूछने का स्तर वैसा ही रहेगा। आप ये मान के चलिए ABC ओनली, CD ओनली, ये जो इस टाइप के सवाल आप देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, ऐसे सवालों की प्रबलता संभावना यहाँ पर कम हो जाती है कि आपको इस प्रकार का सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर तैयार रहिएगा, ठीक है। हैबिचुअल किसके लिए हो जाइए, आप इस प्रकार के सवालों के लिए आप हैबिचुअल हो जाइए जो आप कहाँ पर देख रहे हैं, पीवाईक्यू के अंदर देख रहे हैं। और कुछ आपके मैच द फॉलोइंग हो गए, और अगर उनको डालना होगा तो असर्शन और रीजन के भी वहां पर वो डाल सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कैसा पेपर है, यहाँ पर ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में ऊपर से सोचिए, जब एनटीए यूजीसी नेट के 100 सवाल सेट करने में उनके जो है पसीने छूट जाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, कैसे ABC ओनली, BC ओनली, इस प्रकार के सवाल, तो यहाँ पर आपका जो है देखिए 150 सवाल पूछने हैं आपसे, तो वो ट्राई करेंगे कि कितना कम से कम पेपर बचा सके अपना, वो कितनी अपनी इंक बचा सके, और कितना वो मतलब अच्छे सवाल पूछ के क्या कर सके, वो आप लोग को यहाँ पर आप लोग का ज्ञान के बारे में वो जान सके, ठीक है। तो सवाल पूछेंगे ऐसे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक सही आंसर होगा, सही आंसर आपको आधा नंबर दिलाएगा, गलत आंसर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। तो अब सोचिए उनको 150 सवाल बनाने हैं, तो आप बताइए ये सवाल बनाना इजी है या फिर ये सवाल बनाना इजी है, टाइम टेकिंग कौन सा ज्यादा है, टाइम टेकिंग ये वाला ज्यादा है। असर्शन रीजन का मे भी देखने मिल सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको सवाल का पैटर्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और बात यहाँ पर 150 पे खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है यहाँ पर 150 प्लस 150 के ऊपर, ठीक है, यानी 300 आपको सवाल बनाने हैं। तो 300 सवाल इस प्रकार के बनाना अपने आप में एक साइंटिफिक मतलब चुनौतीपूर्ण टास्क है यहाँ पर, ABC ओनली, BC ओनली। तो आप तैयार रहें कि आपको जो है वन लाइनर टाइप के जो फैक्चुअल सवाल है वो आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया टर्म का किसने निकाला था, ऐसे इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ना कि इसके अंदर कि इनमें से क्या क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया के, BC ओनली, ABC ओनली या CD ओनली, ठीक है। तो ये बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है पेपर पैटर्न। तो जस्ट एक अजम्पशन है, जब पेपर आ जाएगा सामने तो मालूम पड़ ही जाएगा किस प्रकार से सवाल पूछा था। तो अगर आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर है तो पैटर्न कैसा भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है कि आप वहां पर सवाल को कैसे मार्क करने वाले हैं, ठीक है। और उनको देखिए, अगर ऐसे भी पूछा है उन्होंने प्रीवियस ईयर में कि नॉट ट्रू करके पूछ लेंगे आपसे, वो मतलब उनको अगर जानना है कि आपको मालूम है या नहीं, तो ABCD 4 स्टेटमेंट देंगे, ये वाला मान के चलिए इसमें रॉन्ग है यानी कि नॉट ट्रू है उसमें से, तो इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिस, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, एंड उनमें से पूछ लेंगे आपसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वन लाइनर फैक्चुअल, व्हेन एंजाइटी इज अनरिलेटेड टू एनी नोन रियलिस्टिक फैक्टर इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस प्रकार से वन लाइनर सवाल आपको सारे के सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल पैराडॉक्सिकल इंटेंशन बिलोंग्स टू किस थेरेपी में लगाते हैं इसको हम, द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन। तो अगर आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, उसको भी अभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप कहीं भी आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। इन एलिस मॉडल ऑफ ABC देखिए साइकोथेरेपी से पूछा हुआ है, ए क्या मीन करता है, एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, एंजाइटी, बिलीफ, कंसिक्वेंस। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि यहाँ पर इन दोनों में से कुछ होने वाला है, क्योंकि ए का मतलब इन दोनों से ही होगा, बी और सी से हो नहीं सकता। यहाँ पर ABC मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर इस टाइप के सवालों में आप जो है यहाँ पर रिस्क ले, जहां पर आप 2 के ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, ठीक है। जब आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं और उससे ज्यादा आप 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज है, वहां पर आप बिल्कुल से भी मार्क ना करें, भले ही इस सवाल को लीव कर दे चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में दिया हुआ है कि क्यों होता है, फिजिकल बट डिजीज इज मेंटल, ठीक है, बोथ कॉजेस फिजिकल भी होते हैं साइकोलॉजिकल भी होते हैं, क्या होता है। तो इस सवाल का देखिए, अगर आप फंस रहे हैं यहाँ पर, आपको चारों में से कुछ नहीं पता, तो इस बेहतर क्या है कि इसको आप स्किप कर दें, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप मार्क कर देंगे
एक्स्ट्रा जाकर अपने ओवर द टॉप जाकर आप क्या है मार्क कर देंगे और आपका गलत होता है किसी कारणवश तो क्या मिल जाएगी आपको वहां पर नेगेटिव मार्किंग का मिलने का संभावना है। अब यहाँ पर देखिए पीकेयू इज अ काइंड ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू सम डेफिशिएंसी इन, किसमें करता है ये डेफिशिएंसी, यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे। ये अगर आता है आपको तो ही आपको मार्क करना है, अगर नहीं आता है तो मार्क नहीं करना है, अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग रखी गई है तो ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। और आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर नेट के सवाल नहीं दिख रहे हैं, है ना। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, बेक था, राइस, एलिस, बंडूरा, किसने बताया कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सिंगल सा एक स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर आपको उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न रहने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 3-3 घंटे आपके यहाँ पर है, 150 सवाल आपको सॉल्व करना है। 150 सवाल सॉल्व करना एक सेटिंग में कोई आसान बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने दिमाग को शांत रखें, काम रखें, कूल रखें और उस हिसाब से अपना जो है पेपर दें यहाँ पर, पेपर 1 के लिए भी और उसी के साथ साथ पेपर 2 के लिए भी। सिलेबस आपका देखिए लास्ट टाइम जैसा ही है, लगभग सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ एडिशन वगैरह कर दिया है तो उसको आपको देख के जाना है और अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है किसका, आपको ध्यान रखना है आपको नेगेटिव मार्किंग का, कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप वहां पर बिल्कुल भी, जहां पर आप 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज है वहां पर आप बिल्कुल भी मार्क ना करें किसी भी कीमत पर। मार्क करेंगे 90% केसेस में आपका क्या होगा, आपका गलत होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी मार्किंग जो है कम हो जाएगी। अगर आप मान के चलिए 40 स्कोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया आपने, तो ये 20 पे भी आ सकते हैं आप, या फिर आप यहाँ पर 35 पे भी आ सकते हैं, या फिर 30 पे भी आ सकते हैं और आप कट ऑफ के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिना वजह नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। कब करनी है, जब आप किसके बीच कंफ्यूज हो, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी के बीच, यानी कि 2 ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हैं, बी और सी भी हो सकता है वो। जब आपको 2 के बीच कंफ्यूजन है तब आपको वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेना है, वो भी अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा तो, ठीक है। तो मान के चलिए आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं ए ऑप्शन और सी के बीच में, आपको लग रहा है कि ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, जो आपकी इनर फीलिंग जा रही है कि नहीं ये होने की संभावना अधिक, ले सकते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आप रिस्क ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने मार्क करना ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ तो देखिए बिल्कुल है, अगर 4 में कंफ्यूज है तो ये तो आप स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए, आपको मार्क नहीं करना है, गलत ही रहने वाला है आपका, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, हो सकता है सही हो जाए लेकिन वो 10% केसेस रहेंगे, अदरवाइज आपका गलत ही हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ अगर 2 के बीच कंफ्यूजन है आपको तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी एजुकेटेड गेस होगा, आपको लग रहा है कि आंसर आपका सही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है तो ही मार्क करें, एल्स इसको भी आप यहाँ पर लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये था आपका पेपर पैटर्न, किस प्रकार के सवाल आपको आने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर देख के जाना है, पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। और आई होप अभी तक आप सभी ने पीवाईक्यू 1-2 बार यहाँ पर लगा लिए होंगे, कर लिए होंगे। वो पीवाईक्यू से भी आपको यहाँ पर रिपीट होने की संभावना अधिक है, रिपीट होगा सवाल, थीम रिपीट होगी, थीम के साथ साथ पीवाईक्यू भी रिपीट होगा, प्रत्येक एग्जाम में होता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि 150 में से आपके 70 सवाल रिपीट होंगे, ये तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ 150 में से 15 सवाल, 10 सवाल आपको यहाँ पर उसी सवाल जो पहले पूछे गए थे उसके आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे चलिए यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में देखिए आपका प्रत्येक सिलेबस, आपके जो प्रत्येक यूनिट है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक पेपर 1 के लिए भी, और यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। दोनों ही पेपर के अंदर आपको सभी यूनिट से सभी प्रकार के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ये ना सोचें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या ये नहीं इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपके सिलेबस में दिया है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से पूरे तरीके से होलिस्टिकली उसको जो है आपको यहाँ पर कवर करके जाना है एग्जाम से पूर्व। कुछ भी पॉइंट ऐसा ना करें कि आप छोड़ दें या फिर आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा, ऐसा ना करें। सारी चीजें आप पढ़ के जाएं, क्योंकि आप अगर सारा पढ़ के जाएंगे तो जो आप पढ़ के जा रहे हैं और जो नहीं पढ़ के जा रहा है उसमें वहां पर आपको डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात अगर आप क्या हो जाएगी कि नेगेटिव मार्किंग है तो जो थोड़े बहुत तुक्का लगाने वाले लोग भी हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आरपीएससी जो है उनको एलिमिनेट कर दे रहा है अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिलेबस जो है कंप्लीट करके जाना है आपको, सिलेबस से सवाल मिलेगा आपको, पहले भी मिला है, अभी भी मिलेगा और आगे मिलता रहेगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी यूनिट्स जो हैं कैसे करें देखें आप यहाँ पर। ये देखिए ये है आपकी पेपर 2 का पहला यहाँ पर यूनिट, पेपर 2 की खास तौर पर बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल बिहेवियर, इस वर्ड को पढ़ा आपने, उसके बारे में क्या है, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस पूछ रहे हैं। अब ऐसा देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी आता होगा आपके मन में कि जितना यहाँ पर दिया हुआ है क्या केवल उतना ही पूछेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, उससे ऊपर नीचे भी जाके पूछ सकते हैं वो। बट आपको एक जनरल आइडिया के लिए दिया है कि अगर आप इतना पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे की चीजें भी थोड़ा बहुत आपको मालूम हो जाएंगी। एबनॉर्मल बिहेवियर कंसेप्ट क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या सामान्य की तरह जो बिहेव कर रहा है वो कंसेप्ट है, या सामान्य की तरह जो बिहेव नहीं कर रहा है वो कंसेप्ट है।
कौन कौन सी अप्रोचेस है इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर को लेके, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, मेडिकल वाली आ जाएगी, बायोलॉजिकल आ जाएगी, बायोसाइकोसोशल आ जाएगी, और भी कई सारी आ जाएंगी कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों करते हैं, साइको एनालिसिस वाली आ जाएगी, ठीक है, साइकोडायनेमिक आ जाएगी, ह्यूमनिस्टिक आ जाएगी कि हम एबनॉर्मल क्यों बिहेव करते हैं, वो सब चीजें आपसे पूछ रहा है। तो देखिए केवल अप्रोचेस लिखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे 15 चीजें आपको और पढ़नी है, 4 चीजें आपको और पढ़नी है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम DSM-5 और ICD-10, ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। ये आपको इसकी हिस्ट्री पता करनी है, इसकी हिस्ट्री पता करनी है कि ये कब किया हमने, कब नहीं किया हमने, कब आया, पहला एडिशन कब आया, दूसरा कब आया, लेटेस्ट कब आया, इन दोनों के ही बारे में क्या डिफरेंसेस है, इसको कौन मानता है, इसको कौन मानता है, ये सब चीजें आपको जाके पढ़नी है, इसके आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए तो ये आपकी लाइन कंप्लीट होती है इस प्रकार से। फिर अगला उठाइए अपना टॉपिक यहाँ पर, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी, क्या क्या होते हैं इसके कारण, बायोजेनिक है ना, जैविक कारक कौन से हैं, साइकोजेनिक कारक कौन से हैं, और सोशियोजेनिक कारक कौन से हैं, एनवायरमेंट वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, माइंड वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, बायोलॉजी वगैरह यहाँ पर आ जाएगी कि अगर आप एबनॉर्मल कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण है। अब उसके बाद देखिए ये हुआ सेकेंड लाइन। अब थर्ड लाइन पे आइए, एंग्जाइटी दुश्चिंता क्या होती है, मूड क्या होता है आपका, और साइकोटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड टाइप्स, कितने प्रकार के मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईटिंग वाला नहीं दिया हुआ है ना कहीं पर, ईटिंग वाला कहीं पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुलिमिया नर्वोसा, एक्सोनिया नर्वोसा और जो भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे नहीं पूछ सकते, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन एंड पर्सनैलिटी एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी पढ़नी है आपने अच्छे से, और मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है उसको जानना है। तो ये देखिए ये आपका इतना कवर होता है इस प्रकार से। फिर आपको अगला पॉइंट उठाना है, क्लिनिकल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या करते हैं, क्या कंसेप्ट है, कौन से इशू है, कौन से मॉडल है इनके। क्लिनिकल साइकोलॉजी और कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या क्या करती है, लोगों की मदद करती है, नहीं करती है। उसके बाद देखिए मेंटल हेल्थ यहाँ पर दिया हुआ है, तो मेंटल हेल्थ में आप अपने राजस्थान में देखिए इस पे कोई लॉ है क्या, कोई यहाँ पर है या नहीं है, उसको यहाँ पर आपने ध्यान रखना है मेंटल हेल्थ को लेकर। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल थेरेपीज कौन सी होती है, उनको आप देखें यहाँ पर। तो बायोलॉजिकल थेरेपीज में देखिए जो भी आपकी आती है उसको यहाँ पर लगाइए। फिर देखिए साइकोथेरेपीज में आपको साइको एनालिटिकल थेरेपी दिया है, बिहेवियर थेरेपी दिया है, CBT दिया है, CCT दिया है, गेस्टाल्ट दिया है, लोगो दिया है, ग्रुप दिया है, फैमिली सिस्टमेटिक थेरेपी ये भी यहाँ पर आपको दिया है। तो ये थेरेपीज भी जो है आपको सारी थेरेपीज पढ़ दी है, कब स्टार्ट हुई, कब बंद हुई, कब स्टार्ट हुई, कब बंद हुई, इसके अंदर कौन कौन के प्रोपाउंडर थे, किस किसने बताया इसके बारे में। लोगो थेरेपी के बारे में सीधा सीधा सवाल फेंक देंगे फिर से वो कि कौन बात करता है लोगो थेरेपी के बारे में, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी क्या होती है, इसके अंदर और भी जो इंक्लूडेड होता है उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो आपको दूसरों से अन्य में एडवांटेज रहेगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपनी एक यूनिट उठाइए, एक यूनिट में पूरा पढ़िए यहाँ पर क्या क्या आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ठीक है, और क्या क्या आपने यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ है। तो जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको जाने दीजिए, जो आपने पढ़ लिया है इन 10 दिनों के अंदर उसको और मजबूत करिए, उसको और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड यूनिट की बात करें सोशल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी का क्या नेचर है, क्या अप्रोच है, कौन सी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोशल कॉग्निशन में क्या आएगा, पर्सन परसेप्शन, सेल्फ परसेप्शन, सोशल परसेप्शन, एटीट्यूड का नेचर, फॉर्मेशन एंड थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज की जो थ्योरीज हैं आपको आती हैं वो पढ़नी है आपको इसके अंदर, ठीक है, कैसे हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए कहीं भी परसुएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो परसुएशन के बारे में नहीं पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ग्रुप प्रोसेस देखिए, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, तो आपकी वहाँ पे नॉर्मन की स्टेजेस आ जाएंगी यहाँ पर, FSNPA। ग्रुप कोहेसिवनेस कैसे होती है, ग्रुप डायनामिक्स की क्या बात करता है, कोऑपरेशन कंपटीशन से देखिए आपका शेरिफ का एक्सपेरिमेंट भी वहां से लगा दिया है उन लोगों ने। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रत्येक पॉइंट को उठाना है, सिंगल सिंगल पॉइंट उठाइए। सोशल साइकोलॉजी, मैं इसके बारे में क्या जानती हूँ, मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, कैसा नेचर होता है, क्या ये एनिमल्स को भी स्टडी करता है, क्या ह्यूमंस को करता है, क्या ये पौधों को करता है, किसको करता है, कौन कौन सी अप्रोचेस है इसके अंदर, ठीक है, और कौन कौन सी मेथड्स है। तो ऐसे एक एक करके आपको लीडरशिप उठानी है। लीडरशिप उठाई आपने, क्या नेचर होता है इसका, क्या मैनेजर लीडर होता है, टाइप्स क्या कौन कौन सी है, और थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी होती है, कितनी कितनी दी गई हैं, ठीक है, कौन किसकी बात करता है लीडरशिप के अंदर, वो आपको पढ़ना है। ये आपका PYQ में भी देखिए सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए अल्ट्रुइज्म एंड एग्रेशन दिया हुआ है। एग्रेशन से देखिए डोनाल्ड मिलर को लिंक कर देंगे वो, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। एग्रेशन को आपको देखिए बेसिक इंस्टिंक्ट से लिंक कर देंगे, तो कैसा होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीजें आपसे पूछ लेंगे। और अल्ट्रुइज्म में देखिए आपका आप मदद करना चाहते हैं तो अपनी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में देखिए आपका सब कुछ आ जाएगा, टेम्परेचर, क्राउड और वो सब चीजें आ जाएंगी आपकी यहाँ पर, ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं आपको, आपके आस पड़ोस को, ग्रुप को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये देखिए आपने सेकंड यूनिट को इस प्रकार से आपको समराइज करके पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। एटीट्यूड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो सब भी आपने पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखिए इस अगली यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 3 है। फिर यूनिट नंबर 4 है आपकी यहाँ पर, काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, डायरेक्टिव है, नॉन डायरेक्टिव है, बिहेवियरिस्टिक है, ह्यूमनिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल है, गेस्टाल्ट और एक्लेटिक अप्रोच कौन कौन सी होती हैं,
उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको एक एक पॉइंट उठाना है और एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट करते जाना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया है मोटिवेशन एंड वर्क, बाकी थ्योरीज पढ़ते हैं किसकी, मोटिवेशन की, आप अराउजल पढ़ते हैं, इंसेंटिव पढ़ते हैं, वो सब चीजें पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, मतलब इस यूनिट में नहीं दिया हुआ है। या क्या दिया हुआ है, मास्लो की थ्योरी आप जानते हैं क्या, एस विथ वर्क मोटिवेशन, हर्जबर्ग की, अल्डरफेयर की, मैकग्रेगर एंड ब्रूम की, ये सब थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे। फिर देखिए लीडरशिप आपका अगेन ऊपर से आ गया है, कौन कौन सी लीडरशिप की थ्योरीज हैं उसके बारे में, जॉब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा और इंडस्ट्रियल मोराल क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको जो है सिंगल सिंगल पॉइंट आपको नहीं उठाना है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आपकी यूनिट नंबर 1 से लेके अभी आपको दिखाया यूनिट नंबर 5 तक जिस प्रकार से आप देख रहे थे अभी, ऐसे अगर आप सारे पॉइंट को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंटली ध्यान देते हुए, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं अगले 10 दिन। ठीक है, एक केवल पॉइंट उठाइए, जैसे आपने उठाया अल्ट्रुइज्म के बारे में, तो क्या इस पे कोई थ्योरी है, क्या इस पे क्या हो रहा है, क्या इस पे पीवाईक्यू आया हुआ है, तो पीवाईक्यू को चेक करें। सबसे पहले तो आरपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है क्या इस टॉपिक पे, नहीं है तो फिर आप तैयार रहें, आगे कुछ भी पूछ सकता है वो। पीवाईक्यू पूछा है तो पहले उसको देखें, उसके कंसेप्ट को देखें, उसके जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसको करें अच्छे से। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप नेट के सवाल भी उठा सकते हैं, नेट में क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से हम डिसीजन वगैरह लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो भी पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पर देखिए कहीं भी बायस्टैंडर इफेक्ट और वो सब बात नहीं की गई है, लेकिन वो आपके साइकोलॉजी का पार्ट है तो वो भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है तो वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर एंड बाकी की सारी चीजें, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है कंप्लीटली, एक टॉपिक को उठाना है, उस टॉपिक से संबंधित जितनी जानकारी आपके पास है उसको नोट डाउन करना है, पीवाईक्यू लगाना है और अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है। और आपको देखेंगे 1 जून के अंदर आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इन सब चीजों के करने के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और इसी प्रकार से अगर आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं तो आप नो डाउट यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आप यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाएंगे और अपना जो है यहाँ पर अच्छे से जो है आप परीक्षा में नंबर भी हाई स्कोर करेंगे। ठीक है, स्कोरिंग आपको अच्छी करनी है, क्यों, 2 कारण इसके पीछे और हैं यहाँ पर। वो क्या है, वो ये है कि आपका जो पहला आपका जीएस वाला पेपर हो गया है उसमें आपका कैसा स्कोर है। ठीक है, यह हुआ आपका पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि आपको जो है कट ऑफ वगैरह के ऊपर जाना है, जिस भी कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सीट वगैरह देख ली होगी, तो उससे भी आपको यहाँ पर ऊपर जाना है। तो अगर आपका जीएस में कम स्कोर है तो आप यहाँ पर मैक्सिमाइज करें अपनी पढ़ाई को, अपना स्कोर यहाँ पर क्या करें और इंक्रीज करें, हाई करें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से और पढ़ना है आपको अगले नेक्स्ट 10 दिनों के अंदर। ठीक है, पहले से आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, अगले 10 दिनों में और इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, जितना टाइम आपके पास बचा है पूरा लगा दीजिए, पूरा झोंक दीजिए अपने आप को, स्वयं को इस परीक्षा के लिए। एंड फिर आपको वो जो 150 सवाल हैं वो आपको काफी आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस 10 दिनों में जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, ख्याल रखना है आपको यहाँ पर कि इसका नेगेटिव मार्किंग अगर है तो उसमें आपको जाना नहीं है ज्यादा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप 2-3 सवाल सही कर रहे हैं जो आपको बन रहे हैं, लेकिन आपने 5 सवाल गलत मार्क कर दिए जो आपने लग रहा है आपको सही हो जाएंगे, वो आपको क्या कर देगी, वो आपको डाउनग्रेड कर देगी, वो आपको नीचे ले आएगी। ये परीक्षा नेट की नहीं है जहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा या +2 मार्क्स मिलेगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करें, जिस प्रकार से सिलेबस बताया हुआ है उस प्रकार से करें, पीवाईक्यू लगा के जाएं। और अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है इस संदर्भ में तो आप हमको जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर @MIPYCHOPROFESSOR इस पे आप यूजर नेम पे आप जो है वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो, या फिर नीचे यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।